को तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से। कुछ चीजों में से करंट बहुत आसानी से गुजर जाता है, ठीक है, जिनकी एग्जांपल्स हैं कॉपर, गोल्ड, सिल्वर। इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, 10⁻⁷ ओहम पर मीटर। कंडक्टिविटी रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल है, आपने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है इसके बारे में। अच्छा, दूसरा जो ग्रुप है वो है इंसुलेटर्स। इंसुलेटर्स में से करंट नहीं पास होता। लकड़ी, प्लास्टिक, शीशा, ठीक है, मीका, ये चीजें, इनकी रेजिस्टिविटी भी मैं ये देख लें कितनी, कंडक्टिविटी 10⁻⁻20 टू 10⁻⁻10। ये रेंज एमसीक्यूज में पूछी जाती है, ठीक है, ये इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये चीजें इसमें याद रखनी है। और तीसरा जो ग्रुप है ना वो सेमी कंडक्टर्स का है। इनकी जो कंडक्टिविटी है ना, करंट गुजरने की सलाहियत है, वो कंडक्टर और सेमी कंडक्टर्स के दरमियान में होती है। ना तो बहुत अच्छे कंडक्टर हैं और ना ही परफेक्ट इंसुलेटर हैं। इनकी कंडक्टिविटी इस रेंज में होती है, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स हैं ग्रुप 4 के एलिमेंट्स, जर्मेनियम, सिलिकॉन, कार्बन वगैरह। अच्छा, अब हम ना तीन टाइप्स तो पढ़ ली हमने इसकी, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आती है इनकी डेफिनेशंस, और इसकी जो वैल्यूज है ना ये एमसीक्यूज के लिए याद रखनी है। अच्छा, तो कैसे ये करंट्स को जाने देती हैं, कंडक्टर्स और इंसुलेटर क्यों नहीं जाने देता, इसको समझने के लिए हम एक थ्योरी पढ़ेंगे, इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी, ठीक है। तो ये एनर्जी बैंड थ्योरी वैसे तो लॉन्ग है, लेकिन अगर शॉर्ट जो कर रहे हैं उनके वो इसकी डेफिनेशन सिर्फ करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम इसको समझेंगे कि एनर्जी बैंड थ्योरी का मतलब क्या है। एनर्जी बैंड थ्योरी समझने के लिए ना मैं आपको एनर्जी लेवल्स पहले बताऊंगा, एटम्स के या इलेक्ट्रॉन्स के। तो फर्ज करें हम एक आइसोलेटेड एटम की एग्जांपल ले लेते हैं। हम ले लेते हैं हाइड्रोजन एटम की एग्जांपल, ठीक है। हम यहाँ ना ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। ये है वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस। हाइड्रोजन एटम में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है और उस इलेक्ट्रॉन की पहले ऑर्बिट में जो एनर्जी है, वाई एक्सिस पर हमने लेनी है एनर्जी, ठीक है। और हमने एनर्जी की वैल्यूज के लिहाज से पॉइंट्स लगाने हैं। फर्ज करें पहले ऑर्बिट में उसकी जो एनर्जी है वो वाई एक्सिस पर यहां पर बन रही है, तो हम इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे ऐसे। तो ये पहले ऑर्बिट की एनर्जी है, पहले ऑर्बिट में जब होगा तो उसकी एनर्जी ये होगी। इलेक्ट्रॉन जब दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है, तो वो एनर्जी वाई एक्सिस पर ऊपर होगी कहीं, तो यहां हम लाइन लगा देते हैं। तीसरे में जाएगा तो इससे भी ज्यादा होगी एनर्जी, तो हम यहां लाइन लगा देते हैं। ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं बारीक, इसका मतलब है कि एनर्जी की सिर्फ एक ही वैल्यू है, मसलन 30 है, यहाँ 35 है, तो 30 और 35 के दरमियान में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं होती, या तो 30 होगी या फिर 35 होगी। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये 30 वैसे उसकी ओरिजिनल वैल्यू और होती है, नेगेटिव में होती है। तो एनर्जी, इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है ना एटम में, वो दोबारा समझ ली, वो उसकी जो वैल्यूज है ना वो स्पेसिफिक होती है। स्पेसिफिक का मतलब ये है कि वो वैल्यूज फिक्स होती हैं, उसके बीच में कोई और वैल्यू नहीं हो सकती। मसलन हम एक बॉल फेंकते हैं ना, तो बॉल की काइनेटिक एनर्जी जीरो से लेके किसी भी वैल्यू तक कुछ भी हो सकती है, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं एटम के, उनकी एनर्जी की वैल्यू या तो इतनी होगी, ठीक है, ये, या फिर इतनी होगी, इनके बीच में नहीं हो सकती, या फिर थर्ड ऑर्बिट में इतनी होगी, ठीक है। अच्छा, ये जो मैंने आपको लाइंस बना के दी हैं, इनको हम कहते हैं एनर्जी लेवल्स, एनर्जी लेवल्स,
ठीक है। अब ये जो फिगर है ना, मैंने आपसे कहा था कि ये हाइड्रोजन एटम की है। तो जो सॉलिड्स होते हैं, अच्छा फर्ज करें मेरे पास एक एटम के बजाय दो एटम्स हैं, ये एक एटम ये है और दूसरा एटम यहाँ है। अगर अकेला एटम हो तो उस पर, उसके इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ अपने न्यूक्लियस की फोर्स लगती है। लेकिन अगर दो एटम्स नजदीक नजदीक हों तो फिर उसके इलेक्ट्रॉन पर, हर इलेक्ट्रॉन पर दो न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी। अगर दो एटम्स नजदीक नजदीक हो, एक उसके अपने न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी और एक नेबरिंग एटम के न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जो पहले एक वैल्यू थी वो दो वैल्यूज में स्प्लिट हो जाएगी। अगर दो एटम्स की एनर्जी लेवल्स बनाएं ग्राफ तो इस तरह बनेगा, आप देखते जाएं। हर लाइन दो लाइंस में चेंज हो गई है, पहले अकेली लाइन थी, अब दो दो लाइंस हैं। ये जो दो लाइंस हैं ये क्यों बनी है, इसका दो लाइंस का मतलब है कि एनर्जी की दो वैल्यूज हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की दो कीमतें हो गई हैं। क्यों दो हुई हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेबरिंग एटम के जो न्यूक्लियस है उसका, उसकी इन्फ्लुएंस या उसकी अट्रैक्टिव फोर्स भी लगना शुरू हो गई है। लेकिन अगर हम सॉलिड्स को देखें तो उसमें एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं और हर एटम के आसपास n एटम्स होते हैं। तो अब आप बताएं कि अगर n एटम्स नजदीक नजदीक रखे हों तो इस इलेक्ट्रॉन पर n एटम्स की न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी। ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन पर n नेबरिंग एटम्स के न्यूक्लियस की फोर्स लगेगी तो उसकी जो एनर्जी की वैल्यू है वो n वैल्यूज में स्प्लिट हो जाएगी। तो अब ये जो हम पहले एक या दो लाइनें ड्रा कर रहे थे, ये दो लाइनें कन्वर्ट हो जाएंगी n लाइंस में, और ये लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होंगे। ठीक है, इस तरह, इसी तरह दूसरी जो है वो भी n लाइंस में कन्वर्ट हो जाएंगी और ये लाइंस बहुत नजदीक नजदीक होंगी। इन लाइंस को सब लेवल्स या स्टेट्स कहते हैं, एनर्जी स्टेट्स। इसको दोबारा समझ लें, अकेले एटम के इलेक्ट्रॉन्स पर सिर्फ अपने न्यूक्लियस की फोर्स लगती है, इसलिए उसकी एनर्जी की वैल्यूज होती हैं, सिर्फ सिंगल वैल्यूज होती हैं। और उसके जो ग्राफ बनता है उसमें जो लाइंस बनती हैं वो सिर्फ एक एक लाइन बनेगी, इसको एनर्जी लेवल्स कहते हैं। ठीक है, ये हैं लेवल्स। लेकिन ऐसा होता है गैसेस में या लिक्विड्स, खासकर गैसेस में। सॉलिड्स में एटम होते हैं नजदीक नजदीक, तो हर एटम के इलेक्ट्रॉन पर अपने न्यूक्लियस के अलावा अपने नेबरिंग एन एटम्स के न्यूक्लियस की फोर्स भी लगती है, जिसकी वजह से हर जो एनर्जी लेवल है वो एन सब लेवल्स में स्प्लिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो एन सब लेवल जिनको स्टेट्स कहते हैं ये इतने नजदीक नजदीक होते हैं कि इनमें कोई बैंड, इनमें कोई गैप नहीं होता, यानी एक दूसरे के साथ टच होते हैं, समझ लें। तो जब ये बहुत नजदीक हो तो, और गैप ना हो, तो फिर हम इनको लाइंस नहीं कहते, ये एक पट्टी बन जाती है इस तरह, यहाँ पे चौड़ी पट्टी बन जाएगी। यहाँ एक लाइन बन रही है, यहाँ चौड़ी पट्टी बन रही है, इस पट्टी को फिर हम बैंड कहेंगे। ये भी बैंड है और ये एनर्जी की है तो इसलिए इसको एनर्जी बैंड कहेंगे। यहाँ भी पट्टी बन गई है, ये भी एनर्जी बैंड है। तो एनर्जी बैंड्स कब बनेंगे अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा कि सिंगल आइसोलेटेड एटम में एनर्जी बैंड्स नहीं बनते क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन्स पर सिर्फ एक न्यूक्लियस की फोर्स लगती है। ठीक है, और उसमें बनते हैं एनर्जी लेवल्स। लेकिन इन केस ऑफ सॉलिड्स, when atoms are closely spaced,
each electron is under influence of neighboring atoms of attractive force of nuclei of neighboring atoms, so its energy levels are split up into सब levels, और इसको हम कहेंगे कि दे आर सो क्लोज्ड एंड कंटिन्यूस दैट दे फॉर्म बैंड्स, फिर इनको हम कहेंगे कि ये बैंड्स बनाएंगे और इनको हम कहेंगे एनर्जी बैंड्स। ठीक है, और ये जो आपको दरमियान में खाली जगह नजर आ रही है, मैंने आपसे क्या कहा था कि ये एनर्जी वो वैल्यूज हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इस पट्टी की वाई एक्सिस के ऊपर, ये जो पट्टी है ना, इसकी मोटाई, इस रेंज में एनर्जी होगी, या फिर इस रेंज में होगी दूसरे ऑर्बिट के लिए, तीसरे ऑर्बिट के लिए इस रेंज में होगी। दरमियान में जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती, या इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी को ऑक्युपाई नहीं करता। इसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, इस गैप को, ये जो खाली जगह है ना, इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप। ठीक है, एनर्जी गैप। और जो इलेक्ट्रॉन का, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है या शेल होता है, उसको वैलेंस शेल कहते हैं। मसलन एक इलेक्ट्रॉन में फॉर एग्जांपल उसमें 3 हैं, तो तीसरा जो ऑर्बिट होगा उसका, ये जो मैं यहाँ हाईलाइट कर रहा हूं, इसको हम कहेंगे वैलेंस शेल, क्योंकि इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स ने रिमूव होना होता है। लेकिन अगर सॉलिड्स में होंगे तो फिर इसको शेल नहीं कहेंगे, फिर क्योंकि ये ऑर्बिट नहीं है, सॉरी, ये जो लेवल है ये स्प्लिट अप हो जाएगा पट्टी की शक्ल में, फिर हम इसको वैलेंस बैंड कहेंगे। तो वैलेंस बैंड क्या होता है? जिसमें सबसे आखिरी इलेक्ट्रॉन्स एग्जिस्ट करते हैं एटम्स के, उस उन इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का जो बैंड बनता है, उस बैंड को हम कहते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, एनर्जी गैप भी आपने समझ लिया क्या होता है, और वैलेंस बैंड भी आपने समझ लिया है। वैलेंस बैंड में कौन से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? जो सबसे आखिरी ऑर्बिट वाले, जो एटम्स के साथ बाउंड होते हैं, फ्री नहीं होते, होते एटम के साथ हैं लेकिन वो किसी भी टाइम पे फ्री हो सकते हैं अगर उनको एनर्जी मिल जाए तो। जो अंदर नीचे ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो उन्होंने फ्री नहीं होना होता, उन्होंने एटम्स को नहीं छोड़ना होता। एटम्स को कौन से इलेक्ट्रॉन छोड़ते हैं? जो सबसे आखिरी ऑर्बिट में होते हैं, उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और उनका जो बैंड बनता है उनको हम वैलेंस बैंड कहेंगे। दो चीजें हमने पढ़ ली हैं, वैलेंस बैंड और एनर्जी गैप। एक और चीज है कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड कहेंगे इन्हीं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बैंड को, लेकिन तब कहेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएंगे। ठीक है, मसलन ये इलेक्ट्रॉन एटम से निकल गए हैं। मैं ये फिगर नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ इसकी, यहाँ बना लेते हैं। फर्ज करें ये है वाई एक्सिस। ठीक है, और इस पे मैंने यहाँ बना दिया है, ये है वैलेंस बैंड। ठीक है, मैं निचले बैंड्स नहीं बना रहा, उसका उनकी अहमियत ज्यादा नहीं है। ठीक है, ये है वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड कौन सा होता है? जो सबसे आखिरी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स का होगा। अब जो इलेक्ट्रॉन एटम से निकल जाएंगे, मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन, फर्ज करें, मैं इस फिगर में देखें, मैं यहाँ ये साइड पे बॉक्स बना हुआ है, फर्ज करें यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गया है और ये हो गया है फ्री। ठीक है, ये हो गया है फ्री। अब इस इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी। ठीक है, तो इस एनर्जी को जब हम वाई एक्सिस पे प्लॉट करते हैं ना, मतलब यहाँ फर्ज करें ये एनर्जी यहाँ कहीं बन रही है, जाहिर बात है वैलेंस बैंड से ये एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस एनर्जी से जो बैंड बनेगा ना यहाँ पे, ये बैंड बनेगा। बैंड का मतलब है कि एनर्जी की, इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है, जो फ्री हो चुका है इलेक्ट्रॉन, उसकी एनर्जी वाई एक्सिस पे यहां से लेकर यहां तक है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इस रेंज में जो भी वैल्यूज होंगी, ये इलेक्ट्रॉन की एनर्जी की कीमतें हैं। जो किस इलेक्ट्रॉन की? जो
फ्री हो चुका है, जो एटम के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। ठीक है, तो इससे जो बैंड बनता है ना, इसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। तो वो एनर्जी बैंड जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं उसको हम कहते हैं कंडक्शन बैंड, और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई करते हैं उसको हम कहते हैं वैलेंस बैंड, और दरमियान में जो गैप होता है इसको हम कहते हैं एनर्जी गैप, फॉरबिडन एनर्जी गैप। फॉरबिडन का मतलब ममनुआ, यानी ये वो एनर्जी रेंज है यहां से यहां तक जो कोई इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं करता। इसकी रीजन हम अगले चैप्टरों में पढ़ेंगे। तो अब हम इस बेस पे ना पहले इसकी रीडिंग कर लेते हैं। यहां इसने एनर्जी बैंड थ्योरी की डेफिनेशन लिखी है। Electrons of an isolated atoms are bound to nucleus and can have only definite energy levels. But when two atoms are brought near each other, then each level is split up into sub-levels called states. ये जो छोटी लाइंस बाद में स्प्लिट अप होने के बाद बनती है इनको एनर्जी स्टेट्स कहते हैं। ठीक है, अब यहां तक लिखने के बाद आपने नेक्स्ट पेज पे आना है। दीज परमिसिबल एनर्जी स्टेट्स, यानी वो स्टेट्स जो बन गई हैं, आर क्लोजली स्पेस्ड, ये बहुत नजदीक नजदीक होती हैं और ये एक कंटिन्यूस एनर्जी बैंड बनाती हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एनर्जी बैंड थ्योरी। अब आगे है गैप की डेफिनेशन। इन बिटवीन टू परमिसिबल एनर्जी बैंड्स देयर इज ए रेंज ऑफ एनर्जी स्टेट्स विच कैन नॉट बी ऑक्युपाइड बाय इलेक्ट्रॉन्स, यानी एनर्जी की ऐसी स्टेट्स या वैल्यूज हैं जो इलेक्ट्रॉन ऑक्युपाई नहीं कर सकते। इसको हम कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी स्टेट। और इन फॉरबिडन एनर्जी स्टेट्स की जो रेंज है इसको हम कहेंगे फॉरबिडन एनर्जी गैप। इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट्स आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो आखिरी ऑर्बिट में होते हैं। द बैंड ऑक्युपाइड बाय दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। तो इनका जो बैंड बनेगा एनर्जी बैंड उसको हम कहेंगे वैलेंस बैंड। और ये हाईएस्ट एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं लेकिन एटम के साथ जुड़े होते हैं। ये जो वैलेंस बैंड होता है ना, ये तो या मुकम्मल तौर पर फिल होता है या पार्शली फिल होता है, ये कभी खाली नहीं हो सकता। खाली जो होगा उसको हम वैलेंस बैंड या वैलेंस शेल नहीं कहते। ठीक है, अगर खाली को कहना होता फिर तो फर्ज करें किसी में 3 ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन है, फिर चौथा भी वैलेंस होता, पांचवा भी, छठा भी जो खाली है। ठीक है, तो खाली को नहीं कहेंगे हम। जो सबसे आखिरी फील्ड होता है ना, चाहे पार्शली फिल हो चाहे कंप्लीटली, उसको हम कहेंगे। द बैंड अबव द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से ऊपर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी होती है वो इसी रेंज में होती है, और इसी की जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं ना वही करंट गुजरने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए करंट गुजरने के लिए जब भी हम किसी मटेरियल को देखेंगे तो उसके कंडक्शन बैंड को देखेंगे कि उसके कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं है। ठीक है, हम ये जो फिगर बनाएंगे इसमें ये कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स, ये ऊपर वाला जो बैंड है ये फ्री है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं या नहीं ये हम चेक करेंगे। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना इसको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहा जाता है। और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली खाली, बिल्कुल खाली भी हो सकता है या पार्शली फिल भी हो सकता है। वैलेंस में हमने पढ़ा था कि वो खाली नहीं हो सकता। अच्छा, अब हम इस तीन ये जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है ना, इस पर हम सॉलिड्स को क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट इंसुलेटर्स हैं। इंसुलेटर्स में होता ये है कि इसमें कंडक्शन बैंड भी होता है, वैलेंस बैंड भी होता है, लेकिन इसमें दो बातें होती हैं। पहली बात कि इसमें जो कंडक्शन बैंड है वो खाली होता है। खाली का क्या मतलब है कि इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता, सब इलेक्ट्रॉन अपने एटम्स के साथ टाइटली बाउंड होते हैं। दूसरा पॉइंट, इसके वैलेंस बैंड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो फ्री कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते क्योंकि इसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है। ये जो आपको खाली जगह नजर आ रही है, इसको कहते हैं एनर्जी गैप। इंसुलेटर्स में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से ये इलेक्ट्रॉन इसमें नहीं जा सकते और ना जाने की वजह से कंडक्शन बैंड खाली होता है। और जब कंडक्शन बैंड खाली होगा तो करंट नहीं पास होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। तो ये 3 पॉइंट यहां लिखे हुए हैं। एम्प्टी कंडक्शन बैंड, फील्ड वैलेंस बैंड, लार्ज एनर्जी गैप। इसके बाद कंडक्टर्स, जिसमें करंट बहुत आसानी से गुजरता है, कॉपर, गोल्ड। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि इसकी जो फिगर है ना वो कट रही है यहाँ पे, दोनों फिगर में यहाँ चले जाते हैं। ये कंडक्टर है, इसके एनर्जी गैप्स, एनर्जी बैंड देखें आप। ये जो ग्रे कलर है ना ये कंडक्शन बैंड है, और जो व्हाइट कलर का है ये वैलेंस बैंड है। आप देखें इसमें, ये जो व्हाइट बैंड है वैलेंस बैंड, ये ग्रे के ऊपर चढ़ा हुआ है, यानी इसमें ओवरलैपिंग है। ये जो ब्लैक एरिया है ना ये ओवरलैपिंग को शो कर रहा है। यानी कंडक्टर्स में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में ओवरलैपिंग होती है बजाय गैप के। इसमें तो गैप था ना इंसुलेटर में, गैप तो दूर की बात है, ये ओवरलैपिंग होती है। यानी जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो जब मर्जी फ्री कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं, कोई रुकावट एनर्जी गैप की नहीं होती। इवन के बाज इलेक्ट्रॉन दरमियान वाली रीजन में होते हैं जिनको आइडेंटिफाई भी नहीं कर सकते कि ये वैलेंस बैंड के हैं या कंडक्शन बैंड के हैं, यानी ये फ्री हैं या एटम से जुड़े हुए हैं। यानी इतनी खुली आज़ादी होती है इलेक्ट्रॉन्स को कि वो बगैर किसी एनर्जी, बगैर किसी वजह, मतलब बगैर कोई वर्क किए या एनर्जी दिए आसानी से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो जब वो कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो उससे हमें करंट मिल सकता है। तो अब हम इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड, पार्शली फील्ड वैलेंस बैंड, नो एनर्जी गैप, इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं होता। ठीक है। इसके बाद सेमी कंडक्टर्स हैं, इसमें भी पार्शली फील्ड वैलेंस बैंड होता है, पार्शली फील्ड कंडक्शन बैंड, लेकिन इसमें एनर्जी गैप होता है। ठीक है। इसमें जो एनर्जी गैप है वो है तो जरूर, लेकिन बहुत थोड़ा है। यानी इतना ज्यादा भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन जा ना सके, लेकिन इतना कम भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन आसानी से इन कंडक्टर्स की तरह चले जाएं। इसको इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं लेकिन उनको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ठीक है, नैरो फॉरबिडन, इसकी ना वैल्यू याद रखनी है। सेमीकंडक्टर्स में जो गैप होता है ना वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज में होता है, और कंडक्टर में होता ही नहीं। और जो इंसुलेटर है उसमें तकरीबन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का गैप होता है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली यहां नहीं लिखा हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रेंज का गैप होता है। इस वजह से ये इतना ज्यादा है कि वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में नहीं जा सकते। अच्छा, अब देखें, अब ये जो इंसुलेटर सेमीकंडक्टर ना, इसको हम आगे लेके चलते रहेंगे। हम कंडक्टर्स और सेमी इंसुलेटर्स को छोड़ देंगे। सेमीकंडक्टर में इंटरेस्टिंग चीजें हैं कुछ। फर्स्ट, स्मॉल एनर्जी गैप। ठीक है, स्मॉल एनर्जी गैप से क्या होगा, अगर हम एनर्जी देंगे तो इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में, अगर नहीं देंगे तो नहीं जाएंगे। तो इसलिए अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर लेते हैं और उसको ठंडा करते हैं 0 केल्विन तक, 0 केल्विन का मतलब कि हम बहुत इसकी जो ठंडा करने का मतलब ये होता है कि आप इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी कम कर रहे हैं। तो आपने 0 केल्विन पर इसके इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी इतनी कम हो जाती है कि इनमें से एक इलेक्ट्रॉन भी कंडक्शन में नहीं जा सकता। सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, वैलेंस बैंड में। तो फिर इसमें और इंसुलेटर में कोई फर्क नहीं रहेगा। तो 0 केल्विन पर ये मटेरियल इंसुलेटर बन जाता है। एट दिस टेम्परेचर
It has no electron in the conduction band, but with the increase in temperature, the electrons jumps from valence band to conduction band. Thus, vacancy of electrons is produced in the valence band, which is called hole. इसमें हो जब इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन में जाएंगे तो यहाँ होल्स पैदा होंगे और ये पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऊपर कंडक्शन बैंड में फ्री हो जाएंगे, तो फ्री कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि इसमें अब करंट फ्लो कर सकेगा। तो जब आप इसको गर्म करते हैं, अगर आप इसको बहुत ज्यादा गर्म करते हैं तो ये एक गुड कंडक्टर बन जाता है। लेकिन रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि ये बहुत ज्यादा गर्म नहीं होता, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पर इसके कुछ इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और वहां पर जाकर ये करंट गुजरने के लिए हेल्प करते हैं। तो इसलिए रूम टेम्परेचर पर जो जर्मेनियम सिलिकॉन है, ये इनकी करंट तो गुजारने देते हैं, लेकिन उतना अच्छा करंट नहीं गुजरने देते जितना कंडक्टर्स। ठीक है, यानी ये सेमी कंडक्टर्स बन जाते हैं रूम टेम्परेचर पर। हाई टेम्परेचर पर ये कंडक्टर और लो टेम्परेचर पर ये परफेक्ट इंसुलेटर बन जाते हैं। तो इनकी जो कंडक्टिविटी है, इसलिए अगर आपको याद हो, हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा था कि सेमीकंडक्टर्स जर्मेनियम सिलिकॉन को गर्म करते हैं ना, तो इनकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट था। तब मैंने बताया था कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो अब आपने देख लिया कि इसकी रेजिस्टेंस क्यों कम हो जाती है। जितना हम सेमीकंडक्टर्स को गर्म करते हैं, उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं और करंट गुजारने के लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हमें मिलेंगे और इसमें से करंट आसानी से पास होगा गर्म करने पर। लेकिन कंडक्टर में क्या होता है, उसको गर्म करेंगे, उसके इलेक्ट्रॉन पहले ही वैलेंस बैंड में होते हैं, कंडक्शन बैंड में होते हैं। अगर आप उसको गर्म करेंगे तो उसके एटॉमिक वाइब्रेशन से उल्टा वो जो फ्लो है वो डिस्टर्ब होता है, वो रुकने लगता है, इसलिए उसकी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इसकी रेजिस्टेंस कम हो जाती है। तो बस यहाँ तक आज कर लें। कल हम इसी सेमीकंडक्टर को आगे लेके चलेंगे